नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, प्रियंका की विजय प्रतिज्ञा, लेकिन इसके साथ साथ आज असल में सियासत का सुपर संडे है और 2022 की जंग हर बीतते दिन के साथ दरअसल और ज्यादा तीखी और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। और इसकी तस्वीरें जरा आप देखिए, ये जो 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इस तेज होती जंग की बानगी है। दरअसल हर पार्टी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सियासी नेता शहर शहर घूम करके अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुटे हुए हैं। सबकी चाहत कुर्सी और सत्ता है और इस सत्ता के खेल के लिए अखिलेश यादव के गढ़ में डेरा डाले हुए हैं और विजय यात्रा वो निकालने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सीधे योगी के गढ़ में मौजूद है। और कल अखिलेश के गढ़ से हुंकार भरने के बाद इधर आज सीएम योगी लखनऊ में जातियों को साधते नजर आएंगे। इसके अलावा लखनऊ में वैश्य महासम्मेलन को सीएम योगी संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ यूपी में अपनी जमीन को दिन पर दिन मजबूत करती दिख रही प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर में होंगी और विजय प्रतिज्ञा लेंगी। वो अगले 2 दिन में 26 जिलों में कांग्रेस पदाधिकारियों से संवाद करने वाली हैं। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती इस वक्त अपनी माताजी के देहांत की वजह से दिल्ली में है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए वाराणसी में महासम्मेलन कर रही है। तो यह सियासत का सुपर संडे यूपी के लिहाज से किस तरह से है, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महासम्मेलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बता दें कि कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और अमित शाह के जैम यानी कि जिन्ना, आजम और मुख्तार वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते। और अगर आपको समझना हो तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था, क्या इंटरव्यू दिया था। और आज महंगाई से कौन नहीं परेशान है। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। देखिए इस वक्त किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला जारी है और यह तीखा होता जा रहा है। इसकी एक बानगी आपने देखी, जैम को लेकर के भी अलग अलग मतलब, जेएम के भी अलग अलग मतलब, और अखिलेश यादव लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी भी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव के गढ़ में थे। इस वक्त क्या स्थिति है आज सियासत के सुपर संडे की, इस पर हम जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसे कहीं कमजोर दिखाता नजर आ रहा है, इस पर जरा हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ गया है। साथ ही मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड पर मौजूद है आजमगढ़ से मेरे सहयोगी राजीव रंजन, और उसके अलावा बुलंदशहर जहां से आज प्रतिज्ञा सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी, वहां पर मौजूद है रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। इसके अलावा मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है अनिला सिंह जी। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद है। अंशु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी जी भी मौजूद है। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैं आप सभी के पास आऊं और मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले जरा ग्राउंड पर स्थिति को देख लेते हैं। राजीव, देखिए, एक तरफ पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक जोर आजमाइश अलग अलग सियासी दलों की चल रही है, तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अखिलेश यादव हैं। लेकिन अभी अखिलेश यादव के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और आजमगढ़ में ही इस वक्त आप भी मौजूद हैं। माहौल क्या है? देखो सऊद, आप अगर पूर्वांचल की स्थिति देखो, मैं बार बार कहता हूं, रोज कहता हूं ये बात कि पूरा इलेक्शन जो है यूपी का पूर्वांचल के इर्द गिर्द जुटा हुआ 200 सीटें जो है ये इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी चुनौतीपूर्ण दोनों पक्षों के लिए है कि इसमें पूरी ताकत लगाई जा रही है। कल उस जनसभा में मैं मौजूद था जहां स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। काफी संख्या में लोग आए भी थे। रैली को क्या प्रबंधन भी इस तरह का किया गया था कि काफी बड़ी रैली हुई। लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना दोनों कार्ड खेला, हिंदुत्व का और साथ ही साथ जातिवाद का भी। अगर आप देखें, जैम जिस पर आपने कहा, जिन्ना, मुख्तार और आजम खान का नाम अगर आजमगढ़ में आकर के लिया जा रहा है तो मतलब साफ है। अखिलेश अमित शाह ने ये बात कही, साथ ही साथ एक इशारा कर गए योगी आदित्यनाथ की आजमगढ़ का भी नाम बदल के आर्यमगढ़ करने का दिमाग में उनके चल रहा है। और जो यूनिवर्सिटी का जिसका शिलान्यास किया गया उसको सुहेल देव के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी अमित शाह ने किया। मतलब जो समझौता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने करके राजभर वोटों को लामबंद करने की कोशिश अपने पक्ष में की है, इस यूनिवर्सिटी का नामकरण उसी सुहेल देव के नाम पर करने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है। तो जाति और धर्म दोनों का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के ऐसे जिले में जहां उनका एक विधायक है, वैसे तो स्थानीय स्तर पर लोग कहते हैं कि वो भी रमाकांत यादव के बेटे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां जीत पाई है। लेकिन अगर आप देखें तो जहां पर 9 सीटें उनके पास नहीं है, वहां पर अमित शाह ये कहे कि अगले चुनाव में सारी जगहों पर वो कमल खिला करके रहेंगे। आजमगढ़ की सीट पर जिस इलाके में अखिलेश यादव हैं, वो योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रभाव उस इलाके में। कल उन्होंने जो आदित्यनाथ के गढ़ से रैली की, वहां भी भीड़ का, वहां भी अगर आपने देखा हो तस्वीरों में तो कहीं से 19 मामला नहीं था, वहां भी भीड़ उसी तरह की थी, उसी तरह का प्रबंधन था, उसी तरह की चीजें थी। दोनों तरफ से 100 किलोमीटर की दूर से वार किए गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अब तीसरी जो है कि इस पूरी लड़ाई में अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी का दबदबा अच्छा खासा रहा है। अभी तक चुनाव में ये समझ नहीं आ रहा था कि मायावती की रणनीति क्या है और वो क्या करने जा रही हैं। लेकिन अब 14 नवंबर से उनका काम शुरू हो रहा है। पहला महिला सम्मेलन हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा की वाइफ आ रही हैं और वो पूर्वांचल में सम्मेलन करने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का आपने बताया है। तो सारी पार्टियां, और उसकी एक वजह है सऊद कि अगले 15 दिनों में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है 15 से 20 दिनों में अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना चाह रही हैं और जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो पूरी ताकत, पश्चिम का चुनाव दूसरे तरीके का होता है और ये सबको पता है। पूर्वांचल का चुनाव बहुत टिकलिस है, बड़ा टेढ़ा सा है, इसलिए इन पार्टियों ने, खास करके सपा और भाजपा ने यहाँ पर पूरी ताकत लगाई हुई है। जी हाँ, और पूर्वांचल की अहमियत को समझते हुए ही अपनी तरह से पूरा जोर लगाया भी जा रहा है। और इस वक्त बुलंदशहर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पश्चिम में स्थिति बिल्कुल अलग होती है, तो पश्चिम में कितनी अलग स्थिति है और कांग्रेस कैसे धीरे धीरे क्या मजबूत हो रही है या कोई प्रभाव कहीं ना कहीं जमीन पर वो रख पा रही है, बना पा रही है, इसको जानते हैं। रमन मेरे साथ मौजूद है। रमन, वहां पर स्थिति क्या नजर आ रही है और कांग्रेस की कितनी हवा दिखाई दे रही है?
देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी की कोशिश है कि इस पूरे इलाके में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से मजबूत किया जाए कि उनका पूरा इस्तेमाल चुनाव में हो सके। क्योंकि आप देखिए कि ये बुलंदशहर, आप देखिए कि बुलंदशहर का बॉर्डर है और इसी इलाके से प्रियंका गांधी यहाँ पे प्रवेश करेंगी। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इसमें 14 जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम प्रियंका गांधी करेंगी और साथ साथ जो बुलंदशहर के अनूप शहर स्थित डिग्री कॉलेज है वहां पे ये कार्यक्रम होगा। और प्रियंका गांधी छोटी काशी में गंगा मैया का पूजन भी करेंगी। यानी कि प्रियंका गांधी लगातार कोशिश ये कर रही हैं कि कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए उन्हें लग रहा है कि जो हर संभव कोशिश हो वो कोशिश पूरी तरीके से की जाए। और इसी को लेकर आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले लखनऊ और वाराणसी के इलाके में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था, लेकिन अब बुलंदशहर में है और 30 तारीख को मेरठ में भी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है। और दोनों इलाके में कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उन्हें चुनाव में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये प्रियंका गांधी आज ट्रेनिंग देने वाली हैं। चलिए, लेकिन ये प्रियंका गांधी की ट्रेनिंग कितनी सफल रहती है और आने वाले वक्त में कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाती है, जमीन पर कितना प्रभाव हो पाता है, ये तो वक्त बताएगा। ये देखने वाली बात भी होगी। लेकिन हम जरा चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं अनिला जी, क्योंकि आप यूपी में सत्ता में हैं और इसीलिए मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं कि देखिए, आप भी लगातार अपनी पूरी जमीन को बरकरार रखने की और एक बार फिर से अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में तो हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक आपको हर महंगाई के मामला हो या फिर कानून व्यवस्था का मामला हो, रोजगार का मामला हो, विकास का मामला हो, इन तमाम चीजों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के चौतरफा हमलों को किस तरीके से बीजेपी संभाल पाएगी और कैसे अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? मेरी राम राम सबको। और देखिए, जो भी सत्ताधारी सरकार होती है तो प्रश्न तो उसी से पूछा जाता है। और एक अच्छा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है तो उसमें अगर जागरूक विपक्ष रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र में जनतंत्र जो है वो सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि भोगी की सरकार को जिस प्रकार से दरवाजे के बाहर किया था, उसको दोबारा दरवाजे के अंदर नहीं लेकर आना है। ये योगी की सरकार है और योगी की सरकार निरंतर जिस प्रकार से कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, वो अपने आप में एक उदाहरण स्थापित करता है। एक कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जब योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ये आरोप लगे कि इन्होंने अपने परिवार के लिए कार्य किया। एक एक कार्य जो किया है वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया हुआ है। परंतु अगर आप देख ले उठाकर, चाहे वो सपा का टेन्योर देख लीजिए, बसपा का टेन्योर देख लीजिए, कांग्रेस की मैं बात इसलिए नहीं करती हूँ, अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा प्रियंका वाड्रा जी को। ये केवल मीडिया स्पॉटलाइट के लिए आना और फिर गायब हो जाना, उससे उत्तर प्रदेश की जनता उनको नहीं स्वीकारेगी। इसीलिए उनके भ्राताश्री के लिए भी उन्होंने कैंपेनिंग की थी, उनको भी दरवाजा दिखा दिया गया था। तो मैं जो मेरे अंदर आपको कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, वो विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता का। ये लोग चाहे कितना भी कुछ कहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से अपराधीकरण का अंकुश लगा है। अनिला जी, लेकिन एक सवाल ये है कि आप तमाम मुद्दों को गिनाते हैं, चाहे आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, चाहे वो विकास की बात करते हैं, चाहे वो कुशीनगर में एयरपोर्ट से लेकर के एम्स तक की बात करते हैं, या फिर दूसरी तरफ जब आप नाम बदलने का भी इशारा करते हैं और महंगाई को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से बात रखते हैं। इन सब मामलों पर जब आप अपनी बात रखते हैं, विपक्ष इन्हीं मामलों पर आपको घेरता है। जब अमित शाह JAM की बात करते हैं, जिन्ना, आजम खान और मुख्तार, तो अखिलेश यादव कह देते हैं कि झूठ, अहंकार और महंगाई। इसका जवाब क्या है? देखिए, अखिलेश यादव जी हमें इस चीज का सर्टिफिकेट दें कि हम झूठे हैं, कि हम अहंकारी हैं, यह महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी की वजह से बढ़ रही है, तो ये तो तय उत्तर प्रदेश की जनता करेगी ना। अखिलेश यादव जी तो तय नहीं कर सकते हैं। ये तो अपराधियों की सरकार रही है। बिल्कुल सही कहा अमित शाह जी ने कि जिन्ना की तारीफों के पुल जो बांधे गए हैं, आजम खान जो इनके ब्लू व्हाइट बॉय हैं, पोस्टर बॉय हैं, जिस प्रकार से रामपुर में गरीब किसान, चाहे वो हिंदू रहे चाहे वो मुसलमान, उनकी जमीनें इन्होंने हड़पी है। जौहर यूनिवर्सिटी कितना सब काला धंधा वहां पे किया गया है, सबको पता है। और सब जानते हैं मुख्तार अंसारी को कैसा इन्होंने पाला पोसा है।
पंजाब भी भिजवा दिया। नहीं, लेकिन जब आप एक तरफ बुलडोजर की बात करती हैं अनिला जी, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सबको पता है कि बुलडोजर खड़ा है, लेकिन इसी मुद्दे पर जब आप फ्रंट पर बात करते हैं, इसी को लेकर के तो विपक्ष घेरता है, कहता है कि बुलडोजर चला दिया जाता है और लोगों को दबाया जाता है। इसका क्या लगता नहीं कि सेंटिमेंट जो है आप अपनी तरफ से रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपोजिट सेंटिमेंट कहीं ना कहीं से अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं? बुलडोजर उन लोगों के लिए तैयार खड़ा रहता है जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं। बुलडोजर उनके लिए तैयार खड़ा रहता है जो अपराध में विश्वास करते हैं। बुलडोजर उनके लिए खड़ा रहता है जो लैंड माफिया है। देखिए, ये भगवा की ताकत है, ये भगवाधारी है, योगी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आंदोलन करना ये संविधान आपको अधिकार देता है, बिल्कुल आंदोलन करें। मतलब ये सरकार की ताकत से ज्यादा भगवा की ताकत आप इससे करार देती है? बोले दीजिए ना, वाक्य पूरा कर लूं, आधे वाक्य में तो नहीं, मैं दूसरे पे क्या पास भी जाऊंगा, आपको बहुत देर से मैं आप ही से पूछ रहा हूं। भगवा नाम आते ही बहुत से लोगों को परेशानी हो जाती है, तो वाक्य तो पूरा कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भगवा की ताकत होती है। ठीक है, भगवा की ताकत ये होती है कि संविधान अधिकार देता है आपको आंदोलन करने का, परंतु उन्होंने कह दिया बिल्कुल आंदोलन करिए, पर अगर पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए तो आपके घर से खामियाजा ले लिया जाएगा। चलिए, तो वो ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं अनिला जी। और अनिला जी, मैं जवाब ले लेता हूं। इसी पर तो बाकायदा कहा जाता है कि बुलडोजर जो है वो गरीबों पर, दबे हुए कुचलों पर चलाया जाता है। इसी का जवाब में कहा जाता है। राठी जी, मैं आप ही के पास आ जा रहा हूं कि देखिए, ये भगवा की ताकत है और इसी से कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं और जो अराजक तत्व हैं वो सीधे तौर पर ठीक रहेंगे और उनका हिसाब कर दिया जाएगा। खालिद जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से जो हमारे सैनिक अधिकारी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये बड़े दुख की घड़ी है। एक परिवार अभी उसमें शहीद हो गया और बाकी दूसरे भी हमारे सैनिक और अधिकारी, हमारी भी संवेदना है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी की माता जी भी एक्सपायर होगी, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसके बाद मैं ये कहता हूं कि देखिए, आपने सत्ता पक्ष को इतना समय दिया बोलने के लिए, पूरा भरपूर समय दिया, तो कम से कम अब उन सारे सवालों के जवाब इनको भी सुनने चाहिए और आपको हमें समय भी देना चाहिए। बिल्कुल दूंगा, आप पूरी बात रखिए जल्दी से। इन्होंने बहुत सारी बातें शुरू की। शुरुआत इन्होंने यहां से की कि योगी जी ने निष्पक्ष कार्य किया, भगवा के सहारे, जैम के सहारे, झूठ के सहारे अखिलेश यादव जी सर्टिफिकेट न दे, तमाम तरह की बातें इन्होंने कही। तो क्रमवार में जवाब दे देता हूं। ये तो इनकी बात सही है कि योगी जी निष्पक्ष काम करते हैं। वो जो ठोकने वाली नीति होती है ना, गोली चलाने वाली जो पुलिस को बेलगाम, वो तो निष्पक्ष है बिल्कुल। उसमें ना दलित, ना पिछड़े, ना अगड़े, ना स्वर्ण, कोई ऐसी जाति ना बची होगी जिसमें पुलिस ने ना ठोका होगा। उसमें निष्पक्ष ठोकना चल रहा है, बिल्कुल सही ये बात है। लेकिन उन्नाव से, हाथरस से, लखीमपुर से और गोरखपुर में मनीष गुप्ता, जो ये सारी गाड़ियों से रोंदना, हत्या करना, पुलिस पे कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष चल रहा है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इसमें निष्पक्षता है। इसमें नहीं तो अपराधियों पर ये एक्शन नहीं हो रहा है क्या? दूसरी चीज, आपके मुताबिक ये लोग जिन पर ये एक्शन हो रहा है वो अपराधी तत्व नहीं है? मनीष गुप्ता कौन से अपराधी थे जो गोरखपुर में मार दिए गए उठा करके? वो तो अपने होटल में थे, सबने देखा। अरुण वाल्मीकि जो आगरा में थे, उनको पुलिस हिरासत में मार दिया, वो कौन से अपराधी थे? लखीमपुर में जो गाड़ियां चढ़ा दी, वो कौन से अपराधी थे? उससे पहले तमाम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं कि फेक एनकाउंटर। चलिए, इस पॉइंट पर तो आपने बात कर दी, बाकी के पॉइंट्स भी जल्दी से रख दें। तीसरी, मैं सारी चीजों पे मैं आ रहा हूं। आप देखिए, ये मेरे पास है। सवाल मेरा सीधा यह है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 2019 का डाटा 2020 में पब्लिश किया है। महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में। अब ये इसको क्लियर करें कि ये डेटा तो केंद्र सरकार का है कि ये फेक है कि उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा है, सीधा सवाल है मेरा। उसके बाद दलित समाज के प्रति भी अपराध सबसे ज्यादा है, दहेज हत्या भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्या ये आंकड़े केंद्र सरकार के झूठे? और रही बात विकास की, तो विकास के लिए मैं पूछना चाहता हूं सीधा, कौन सा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लगाया है? कितने विद्युत सब स्टेशन जो हमने 200 का इनॉग्रेशन किया था 2016 में, इन्होंने कौन से थर्मल पावर प्लांट लगाए? एक थर्मल पावर प्लांट का नाम बताइए। यूनिवर्सिटी के नाम पे इन्होंने 9 ईंटें, 4.5 ईंट अलीगढ़ में और 4.5 आजमगढ़ में, हो गई टोटल 9 ईंट इन्होंने रखी हैं।
शिलान्यास ये बता रहे हैं उस चीज का। एम्स तो आ गया, कुशीनगर में एयरपोर्ट तो आ गया। सुनिए खालिद जी, घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूपी में बनाएंगे। एक यूनिवर्सिटी का नाम आप इनसे पूछ करके बता दीजिए उत्तर प्रदेश में बनी हो। एक मेडिकल कॉलेज इनके पास लिस्ट है, कोई कहता है 40, कोई 42, कोई 50 मेडिकल कॉलेज। एक मेडिकल कॉलेज जिसमें डॉक्टर्स, मशीनें, इक्विपमेंट्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की इन्होंने भर्ती की हो और वो रनिंग वे में हो। एक मेडिकल कॉलेज, एक रास्ता, एक एक्सप्रेसवे जो इन्होंने बना करके चला दिया हो, जिसपे टोल के बूथ लग गए हो। एक एक्सप्रेसवे इनसे पूछिए। और जब हम गांव में जाते हैं तो जो गरीब वृद्ध महिलाएं, ठीक है, अगला पॉइंट जल्दी से, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। महंगाई की बात, हाँ। लास्ट मैं 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, 2 सेकंड। महंगाई की बात है, आप किसानों से पूछिए 30% तक 55 रुपए लीटर कभी हुआ करता था 2014 में डीजल 55 रुपए लीटर, आज 98 रुपए लीटर बिक रहा है। डबल हो गया, 265 रुपए आपने एनपीके पे बढ़ा दिए। आपने किसानों की कमर तोड़ दी, लेकिन आप महंगाई पे बात नहीं करते। और आप झूठ में तो मास्टरी है आपकी, मास्टरी। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो कम से कम एक नैतिकता होनी चाहिए, बचाव करे पार्टी का। ये हम भी करते हैं, लेकिन उसका एक आधार होना चाहिए। नहीं, अभी क्या झूठ बोल दिया उन्होंने? अभी आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसा पॉइंट था जो झूठ लगा आपको? झूठ का सर्टिफिकेट हम इसलिए देते हैं आपको कि आप झूठ बोलते हैं। आपने बताइए, इकामा इंटरनेशनल स्टेडियम का फीता आपने काटा, किसने बनाया था वो? बताइए, आप बता दीजिए। आप हमारे कामों का उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप विकास की बात, मैं आज आपसे नहीं, लेकिन राठी जी, मैं जल्दी से आपसे बस एक छोटा सा काउंटर सवाल जवाब चाहूंगा, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा राठी जी। आप बुलडोजर की बात करते हैं, ठीक है राठी जी, आपका मैं सम्मान करता हूं अनिला जी, आज आप विकास के मुद्दे पे ठीक है, मैं आ रहा हूं। राठी जी देखिए, फिर वो जो बातचीत है वो सही से नहीं चल पाएगी। जल्दी से मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बुलडोजर की बात करते हैं, कहते हैं कि बुलडोजर नीति या ठोको नीति की बात करते हैं, लेकिन इस पर सरकार बैकफुट पर तो नहीं आती है। वो तो एकदम सीधे आकर के दम भरते हुए कहते हैं कि बुलडोजर खड़ा हुआ है और इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया है। आप जो घेरने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि सरकार पर बहुत असर है और वो बैकफुट पर है? चाहे महंगाई का ही मामला क्यों ना हो, इस पर जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, ये नैतिकता का दम भरने वाली पार्टी, और ये चाहती है कि हमारी छवि साफ सुथरी बनी रहे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप बताइए, जो अजय टहनी थे, उनके बेटे ने गाड़ी से रौंदा, वीडियो भी आ गई, पब्लिक डोमेन में सारी चीज थी, फिर भी वो अमित शाह के बराबर में खड़े थे, क्योंकि ये सोचते हैं अगर इस पर रोल बैक किया या इनको मंत्री पद से हटाया तो पार्टी की छवि कमजोर होगी। इसके लिए चाहे तो आप दबाव नहीं बना पा रहे हैं ना, ये मानेंगे ना कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, दबाव उतना नहीं बन पा रहा है जितना एक विपक्ष मजबूत और सशक्त विपक्ष हो वो बना पाए। बात नहीं है, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के तकाजे होते हैं, उसके तरीके से ही दबाव बनाया जाता है, और दबाव बन भी रहा है, और जनता ये सारी बात समझती है। ठीक है, जनता समझ रही है, ठीक है, जनता की अदालत में सब कुछ है। राजीव, मैं आपके पास दोबारा आना चाह रहा हूं, लेकिन जल्दी से मैं अंशु अवस्थी जी आपके पास आ जाता हूं और जल्दी से आप पर रिएक्शन लेता हूं, क्योंकि अनिला जी तो साफ तौर पर कह रही कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अभी आपको। वो तो फाइट में भी नहीं मान रहे हैं, और प्रियंका जी की जितनी कोशिशें हैं, महिलाओं को रिझाने की भी कोशिशें हैं, वो कहती हैं कि इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ मीडिया अटेंशन है। देखिए खालिद जी, उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल में अगर आप देखिए तो हालात बद से बदतर होते चले गए। जहां पर उत्तर प्रदेश 13% की दर विकास दर से आगे बढ़ रहा था, आज हालात ये हैं कि प्रदेश में लोगों की आय घटकर आधी रह गई। अनिला जी बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आय कैसे घट गई। जब आप इतने इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज लगा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, आप किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आय घटकर आधी रह गई। ये आंकड़े कहते हैं, आरबीआई के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल को लेकर इतनी बड़ी दावे करने वाली सरकार के समय में, कोरोना महामारी के समय आप देखिए कि लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल पा रहे थे, लोग मजबूरन सड़क पर अपनी जान गंवा रहे थे। किसकी वजह से? भाजपा सरकार की वजह से। करोड़ों लोग पैदल आ रहे थे। उस समय कौन खड़ा था साथ में? कांग्रेस पार्टी ने जब बसें भिजवाई थी तो ये सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी राजनीति कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपने संगठन को पुनर्जीवित कर रही है, हमें पूरा भरोसा है। आप पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर कह देते कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म है।
नहीं, देखिए अनिला जी तो ये बात भी तो इनको माननी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार हथियार डाल चुकी है। मजबूरन इनको दिल्ली से अपने नेताओं को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में जिस समय डबल इंजन की सरकार बनाने की बात करके 2017 में गए थे, ये तो डबल इंजन की सरकार में हिम्मत होती तो आज दिल्ली से। अच्छा ठीक है, अवस्थी जी मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दे दी, क्योंकि जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैं फिर राजीव के भी पास जाना है मुझे। मैं बस धैर्य से सुना है, मैं 1 मिनट में अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अलावा मुझे आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विपक्ष के नेता ने इतना मजबूती से जमीन पर उतरकर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी हो किसी दूसरे नेता ने। आप देखिए, चाहे वो उम्भा की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, और इस सरकार को बैकफुट पर। लेकिन अवस्थी जी जो आप आंकड़े गिना रहे हैं, चाहे वो एनसीआरबी के आंकड़े इधर गिनाए जा रहे हैं, चाहे वो आप तमाम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, जनता पर पोस्चरिंग की बात होती है ना कि ये पोस्चरिंग कितनी, परसेप्शन कितना आप बिल्ड कर पा रहे हैं? क्या जनता इस बात को समझ रही है, या फिर जनता कहीं ना कहीं जो बीजेपी की और सरकार की पोस्चरिंग है उधर जा रही है? जमीन पर क्या स्थिति है और कांग्रेस कितनी मजबूत, इसका जल्दी से जवाब। बिल्कुल, जो हमारा संगठन है और जो हमने तैयारियां की हैं उसका परिणाम आप देखिए कि जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रैली हुई, वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस को सुनने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को सुनने वहां पर लोग आए, उससे ये पता चलता है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है। ठीक है, महंगाई ठीक बात है, लेकिन ना अवस्थी साहब, यही एक आकलन का भी विषय हो जाता है कि जो रैलियों में भीड़ उमड़ती है क्या वो वोट में तब्दील होती है? हर बार इसका आकलन होता है और फिर स्थितियां बदल जाती है। अवस्थी जी माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि मुझे राजीव के पास भी जाना है, वो लगातार मेरे साथ मौजूद है। राजीव देखिए, आपने सबका पक्ष तो सुना, लेकिन वही बात होती है ना कि जनता और जमीन पर, ग्राउंड पर क्या रियलिटी, क्योंकि कई बार होता है कि टीवी पर तो अपनी अपनी पोस्टरिंग कर दी गई और अपने अपने पक्ष में सब कुछ सब चंगा सी वाला दिखा दिया जाता है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार हो, लेकिन जमीन पर जनता क्या महसूस कर रही है, उसके दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप उसे टटोलते भी हमेशा। देखिए सऊद, कुल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 14 वर्षों के वनवास के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी। 5 साल का उसका कार्यकाल जनता के सामने है। अब अपने कार्यकाल के आधार पर जिन सरकारों ने अभी तक पिछले 30 वर्षों में वोट मांगा है, 30 से ज्यादा वर्षों में, उन्हें जनता ने रिजेक्ट किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने उनका चेहरा भी वही योगी आदित्यनाथ है। सबसे बड़ी चुनौती है कि जब 30 सालों में कोई वापस नहीं लौटा तो भारतीय जनता पार्टी कैसे वापस आएगी, क्या रणनीति होगी। दूसरी बात यह कि बदली हुई परिस्थितियों में देखिए 2014, 17, 19 का चुनाव और 22 का चुनाव अलग कैसे है। पिछले 3 चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए। आप उनकी लोकप्रियता, आप उनके प्रति आकर्षण से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा आकर्षण किसी नेता में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो ये 3 चुनाव उनके चेहरे पर लड़े गए। ये 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह का समर्थन योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी मिलेगा जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मिला है? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर सत्ता पक्ष है तो फिर विपक्ष कहां पर है? आप कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है और समाजवादी पार्टी, 3 प्रमुख विरोधी पार्टियां यही हैं। और हाल के इलेक्शन ये बताते हैं कि सबसे बड़ी हाल के इलेक्शंस का जो वोट प्रतिशत है और सीटों के आधार पर जो मामला है उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। मैं आपको, चूंकि हम लोग बात रोज करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 21 तारीख को संभवतः जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में गठबंधन होगा और तब उसके बाद पश्चिम की राजनीति गर्म होगी, क्योंकि जब जाट किसान आंदोलन से वही जाट जो 2014, 17, 19 में मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद हुए थे, अब इस समझौते होने के बाद और किसान आंदोलन के बाद वो कितने जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बीएसपी और कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, क्योंकि ये 7% और 20% यानी 27% वोट अभी पिछले 3 इलेक्शंस में करीब करीब इन दोनों पार्टियों ने हासिल किए थे। सीटों के लिहाज से जो संख्या है वो है, इसमें बढ़ोतरी किस सीट की होगी, लेकिन इसमें यकीनन मैं रोज कहता हूं कि प्रियंका गांधी के कमान संभालने के बाद
कांग्रेस की स्थिति कम से कम उत्तर प्रदेश में सुधरी है। और मुझे लेकिन पक्का इसका यकीन है नुकसान कि किसे जमीन पर मैं राजीव, देखता ये हूं, बड़ा उसमें सवाल कांग्रेस होता की है। सीटों में हम बचपन इजाफा से होता कहावत हुआ सुनते आए ना कि 2 लड़े तीसरा लाभ उठाए, तो बीजेपी की तो इस मामले में क्या बल्ले बल्ले नहीं है कि अगर फाइट में सपा है, बसपा है और कांग्रेस भी आ गई, ये तमाम जो दल हैं वो आपस में ही तो वोट बैंक इनका है और आपस में ही तो वोट काटेंगे। फायदा तो सीधे शायद बीजेपी को हो जाएगा फिर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज का दूसरा पहलू क्या है, उसका दूसरा पहलू क्या है कि अगर इन तीनों की सीट बढ़ेगी तो किसकी घटेगी? नहीं, लेकिन सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये भी तो एक बात है ना, कि अगर पता चल रहा है कि इन लोगों का वोट आपस में बट गया और सीट जो है वो फिर बीजेपी की निकल गई, ये पॉसिबिलिटी तो है। देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का सा आप जानते हैं, ऐसा नहीं है। इन पार्टियों ने भी रणनीति ये बनाई है कि कहीं बीजेपी का फायदा ना हो, हमारा भले हो जाए। ये जो है हमारा बीजेपी को किसी तरह का फायदा ना हो, ये तो इन पार्टियों की रणनीति रहेगी, क्योंकि इतने बड़े पक्ष से लड़ने के लिए आप विपक्ष हमेशा साथ होता है। इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता पार्टी में अपना विलय कर दिया और एक ऐसी सरकार बनी जिसको में कम्युनिस्ट भी थे और भारतीय जनता पार्टी भी थी। वीपी सिंह ने कांग्रेस से लड़ने के लिए एक ऐसी सरकार बनाई जिसमें कम्युनिस्ट भी थे और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस सरकार को समर्थन दिया। तो ये स्थितियां तो बनती रहती है। देखिए, मैंने ये सवाल जो पूछा राजीव, उसके पीछे रीजन भी यही है कि 2017 भी हम जानते हैं कि यूपी को ये साथ पसंद नहीं आया। 2019 में बुआ और बबुआ का भी साथ कुछ कमाल नहीं कर पाया, तो फिर यूपी को समझ पाना और अभी बदले हुए हालात में समझ पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही सऊद, गठबंधन से कोई फायदा नहीं हुआ। 2019 का गठबंधन तो बहुत मजबूत गठबंधन है। आपको मालूम है कि एक समय इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारा दिया जाता था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इतना मजबूत गठबंधन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया और अखिलेश और मायावती के मिलने के बाद कुछ भी नहीं बिगड़ा भारतीय जनता पार्टी का। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया ना, वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा था और आज भी कोई चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा तो 100 किलोमीटर तक कोई दूसरा नेता उनके बराबर नहीं। बिल्कुल। तो अनिला जी, इस पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि देखिए, परिस्थितियां भी बदली हुई हैं, काम गिना करके आप अपना वोट हासिल करें, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जिन्ना, आजम और मुख्तार का सहारा लेना पड़ जाता है। देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और अभी मैंने राजीव जी की बात भी सुनी और राजीव जी ने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर किया है, माहौल क्या में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और अद्भुत, अद्वितीय, चमत्कारिक नेता हैं जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस देश के उत्थान के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनसे बड़ा कोई नेता हमारी पार्टी में नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उसको एंडोर्स हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी किया। जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी किया। तो सीधी सी बात है कि जो रास्ता दिखाया है उन्होंने, उस पर चले हैं योगी जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करती हूँ, जाटलैंड कह लीजिए, गन्ना बेल्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि जो किसानों की समस्या है एक समाधान आएगा। जो नहीं, आप यूपी वेस्ट से हैं, देखिए किसान आज भी महापंचायत करने वाले हैं लखीमपुर मामले को लेकर के, केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर के। ये क्या बड़ा इंपैक्ट नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि पश्चिमी यूपी में खासतौर पर आपको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, मैं एक चीज हमेशा से बोलती आई हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसानों की जो मांगे हैं वो गलत है या नाजायज है। बिल्कुल उनकी मांगे जायज है। तो अगर मांगे सही है, जायज है, तो उसे मान लीजिए ना। बात तो पूरी खत्म। हाँ, नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी बात पूरी। मैं बिल्कुल आपकी बात पूरी करना दे रहा हूं। तो मैं अपना भी तो काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा नीला जी, बाहर तो करिए। बिल्कुल ठीक, वक्त जाया नहीं करते हैं, आप अपनी बात रखिए। तो मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि जो भी बातें हैं किसानों की, सरकार के द्वारा उसका समाधान निकलेगा। आपको उम्मीद है कि उसका समाधान निकलेगा। समय कम है, इसलिए जल्दी मैं अवस्थी जी और राठी जी के पास भी आ रहा हूं। अवस्थी जी, इन प्रतिज्ञाओं का कितना असर होगा? कांग्रेस पार्टी की श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा की है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को
सुरक्षित और सशक्तिकरण के लिए उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिले, बेटियों को स्मार्टफोन मिले, किसानों का कर्ज माफ हो, क्योंकि किसानों के साथ सऊद जी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में समस्या है। और भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए। कांग्रेस पार्टी पर देश के किसानों को सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि कई सारी सरकारों ने। ठीक है, लेकिन अवस्थी जी, एक महिलाओं के मुद्दे की जो आप बात कर रहे थे, मैं इस पर सवाल चाह रहा था आपका इसका जवाब कि 40% महिलाओं की बात आप करते हैं, महिला घोषणा पत्र की बात करते हैं, लेकिन बीएसपी भी महिला सम्मेलन कर रही है, क्या इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, सवाल सम्मेलन का नहीं है, सवाल प्रतिनिधित्व का है कि राजनीतिक भागीदारी हम उन्हें कितनी देते हैं। ठीक है, क्योंकि किसानों को लेकर भी बड़े बड़े वादे किए सम्मेलन की तरीके से दूसरे दलों ने, लेकिन जब उनकी सरकारें बनी तो उन्होंने उसमें नियम शर्तें थोप दी कि इस बैंक में कर्ज हो तब हम माफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कोई भी नियम शर्त नहीं रखी है। देश उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा पूरा माफ होगा। बिजली का बिल जो है वो सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में बढ़ाया गया है। हमने वादा किया है कि हम उसे हाफ करेंगे और जो कोरोना के समय का है उसे माफ करेंगे। दूसरा, कोरोना के समय लोगों की आय घट गई थी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में राठी जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आधी रह गई। तो हमने ये कहा है कि कोरोना पीड़ित जो परिवार है उनको 25,000। ठीक है, आप इतनी बातें कह रहे हैं अवस्थी जी, लेकिन बात तो यही है ना कि बीजेपी तो आपको फाइट में भी नहीं मान रही। दिक्कत तो यही आ जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छी प्रतिज्ञाएं ली है, दूसरे दलों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है सरकारों के पास। ठीक है अवस्थी जी, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय बिल्कुल कम है। राठी जी से जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं, जल्दी से। राठी जी, बीजेपी तो आपके लिए चुनौती है, लेकिन साथ साथ कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती, जल्दी से, बहुत कम शब्दों में। नहीं, देखिए, मेहनत कर रहे हैं, लोकतंत्र में मेहनत सबको करनी चाहिए, लेकिन मुकाबला हमारा बीजेपी से, और मैं मानता हूं मुकाबला भी नहीं है। ये जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, इसको पढ़िए, ये 99% बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है। हमने तो 100% पूरा किया था। हमें पूरा भरोसा। बात ये कि जनता कितना पढ़ रही है इसे, और जनता कितना इसको इसीलिए नहीं अक्लेम करती है। बीच में जा पा रहे हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं किया कुछ भी। 5 साल में 70 लाख नौकरी देने का वादा योगी जी ने किया था, उस पर जवाब नहीं देते। चलिए, तो आप बुनियादी मुद्दों की बात लगातार कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इसको कितना क्लेम करती है? और वोट जब देने जाते हैं तो उस वक्त उसके जहन में क्या होता है? सभी पार्टियां इस बात को जानती कि सबसे अहम यही होता है। अनिला जी, अवस्थी जी और राठी जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का चला है, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।